जूलिया पस्त्राना की जिंदगी बहुत ही दुखद रही, शोषण से भरी हुई। उनकी कहानी एक ऐसी दास्तान है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसानियत और दया की कितनी अहमियत है। 1836 में मेक्सिको के सिनालोआ में जन्मी जूलिया के शरीर पर कुछ अलग ही निशान थे। ये निशान उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने वाले थे। ये निशान एक आनुवांशिक बीमारी की वजह से थे जो उनकी बदकिस्मती बन गए। इस बीमारी ने उन्हें समाज की नजरों में एक अनोखी बना दिया और इसी वजह से उनका शोषण हुआ। 19वीं सदी में कुछ लोग ऐसे अनोखे लोगों को ढूंढते थे, उन्हें ह्यूमन क्यूरियोसिटीज कहकर दिखाते थे। ये लोग अपने फायदे के लिए दूसरों की तकलीफों का तमाशा बनाते थे। जूलिया भी इसी दुनिया में फंस गईं। उनकी जिंदगी एक सफर करती हुई तमाशा बन गई। उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था और हर जगह उन्हें एक अजीबोगरीब चीज की तरह पेश किया जाता था। उनकी प्रतिभा और हौसले के बावजूद उन्हें अक्सर बेयर वुमन या एप वुमन कहा जाता था। ये नाम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि तमाशे की सीमाएं क्या हैं और इंसान की इज्जत कितनी जरूरी है। क्या हम दूसरों की तकलीफों को समझ पाते हैं या सिर्फ उन्हें एक तमाशा मानते हैं? जूलिया की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के लिए दया और सम्मान रखना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी एक अनोखी कहानी होती है। उनकी जिंदगी हालांकि शोषण से भरी थी, लेकिन ये उनकी मजबूती और रिश्तों की गहराई भी दिखाती है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। जूलिया की कहानी समझकर हम अपने अंदर के भेदभाव को कम कर सकते हैं और हर किसी की खासियत का जश्न मना सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें एक दूसरे के प्रति दया और सम्मान का भाव रखना चाहिए और हर किसी की अनोखी पहचान को स्वीकार करना चाहिए। जूलिया के बचपन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उनके जीवन के शुरुआती सालों के बारे में बहुत कम लिखा गया है और जो कुछ भी हम जानते हैं वह ज्यादातर किंवदंतियों और कहानियों पर आधारित है। हम बस इतना जानते हैं कि उनका जन्म 1835 में मेक्सिको के सिनालोआ में हुआ था। सिनालोआ, जो अपने समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, वहीं जूलिया का जन्म हुआ था। जूलिया को हाइपरट्रिकोसिस टर्मिनलिस नाम की एक रेयर अनुवांशिक बीमारी थी। इस बीमारी के कारण उनके पूरे शरीर पर अत्यधिक बाल उगते थे, जिससे उनका चेहरा और शरीर असामान्य रूप से बालों से ढका रहता था। इससे उनके पूरे शरीर पर बहुत ज्यादा बाल थे। यह स्थिति उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी और उनके जीवन को बहुत प्रभावित करती थी। उन्हें जिंजीवाल हाइपरप्लेजिया भी थी, जिससे उनके चेहरे पर असर पड़ा। इस स्थिति के कारण उनके मसूड़े असामान्य रूप से बढ़ जाते थे, जिससे उनका चेहरा और भी असामान्य दिखता था। ये याद रखना जरूरी है कि ये बीमारियां जूलिया की पहचान नहीं थीं, लेकिन इन्हीं की वजह से उनका शोषण हुआ। इन बीमारियों के कारण उन्हें समाज में अलग थलग कर दिया गया और उन्हें एक वस्तु के रूप में देखा गया। उनके बचपन के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं गया है। उनके जीवन के इस हिस्से के बारे में जानकारी का अभाव है, जिससे उनके शुरुआती सालों की तस्वीर अधूरी रह जाती है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गई थी। उनके माता पिता के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है और यह माना जाता है कि उन्होंने अपना बचपन एक अनाथालय में बिताया। इससे वो उन लोगों के लिए आसान शिकार बन गईं जो उनके अनोखे रूप से पैसा कमाना चाहते थे। उनके असामान्य रूप के कारण कई लोग उन्हें एक आकर्षण के रूप में देखने लगे और उनका शोषण करने लगे। इसी दौरान जब वो किशोरावस्था में थीं, उन्हें एक स्थानीय गवर्नर ने देखा और उन्हें न्यूयॉर्क शहर ले गए और यहीं से फ्रीक शोज की दुनिया में उनका सफर शुरू हुआ। न्यूयॉर्क में उन्होंने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया जो उन्हें दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाएगा। 19वीं सदी के मध्य तक फ्रीक शोज एक आम मनोरंजन बन गए थे। ये शोज शहरों और कस्बों में घूमते थे, लोगों को आकर्षित करते थे। जिन लोगों के शरीर में कुछ अलग होता था, उन्हें पैसे के लिए दिखाया जाता था। ये लोग अक्सर समाज के हाशिए पर होते थे। थियोडोर लेंट, एक अमेरिकी शोमैन, ने जूलिया के अनोखे रूप में एक मौका देखा। उसने जूलिया को एक आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया। उसने गवर्नर से जूलिया को लिया और उन्हें अमेरिका और यूरोप में दिखाना शुरू कर दिया। जूलिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया। जूलिया की जिंदगी परफॉर्मेंस, सफर और लोगों की नजरों के बीच फंस गई। हर दिन एक नया शहर, एक नया मंच। इन शोज में उन्हें एक इंसान से कम समझा जाता था। फिर भी जूलिया चुपचाप सहने वाली नहीं थी। उन्होंने अपने आत्मसम्मान को बनाए रखा
उनकी अपनी खूबियां थीं जो इस शोषण के बीच भी चमकती थी। जूलिया ने अपने हुनर को निखारा। जूलिया एक अच्छी गायिका और नर्तकी थीं। उन्होंने 3 भाषाएं सीखीं और अपने ज्ञान को बढ़ाया और अपने हुनर और समझदारी से लोगों का दिल जीत लिया। उनकी मुस्कान और आत्मविश्वास ने लोगों को प्रभावित किया, लेकिन उनकी ये खूबियां उनके अनोखे रूप के तमाशे के पीछे छिप गईं। जूलिया की असली पहचान को लोग नहीं देख पाए। 1858 में जूलिया पस्त्राना ने थियोडोर लेंट से शादी कर ली। उनका रिश्ता आज भी चर्चा का विषय है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक व्यापारिक समझौता मानते हैं, जिससे लेंट जूलिया और उनकी कमाई पर कंट्रोल कर सके। कुछ लोग कहते हैं कि उनके बीच सच्चा प्यार था। चिट्ठियों और कहानियों से पता चलता है कि लेंट जूलिया की रक्षा करता था और इन अजीब हालातों में उन्हें एक आम जिंदगी देने की कोशिश करता था। उनके रिश्ते में ताकत का संतुलन बहुत ही पेचीदा था। लेंट उनका मैनेजर और पति होने के नाते उनकी जिंदगी पर बहुत असर डालता था। फिर भी जूलिया बेबस नहीं थी। उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत की और अपनी परफॉर्मेंस के लिए अच्छी खासी रकम ली। ऐसा लगता है कि अपने इस अनोखे रिश्ते में जूलिया को कुछ साथ और स्थिरता मिली। 1860 में मॉस्को में जूलिया ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे को भी जूलिया वाली बीमारी थी। दुख की बात है कि वो बच्चा कुछ ही दिन जिया। जूलिया खुद भी बच्चे के जन्म के बाद हुई परेशानियों के चलते 26 साल की उम्र में चल बसी। अपने घर से दूर उनकी मौत उस जिंदगी का दुखद अंत थी जो हमेशा लोगों की नजरों में रही। लेकिन मौत के बाद भी जूलिया को शांति नहीं मिली। थियोडोर लेंट दुख और शायद एक अजीब तरह के प्यार में जूलिया और उनके बेटे दोनों को एम्बाल्म्ड करवा दिया। यहीं से शोषण का एक नया दौर शुरू हुआ। लेंट दशकों तक उनके प्रिजर्व्ड शरीरों को दिखाता रहा, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का दौरा करता रहा। एक सदी से भी ज्यादा समय तक जूलिया और उनके बेटे के शरीर प्रदर्शनी का हिस्सा रहे, बिकते रहे और एक स्टोरेज में भुला दिए गए। 20वीं सदी के अंत तक मानव अवशेषों को प्रदर्शित करने के बारे में नैतिक चिंताएं बढ़ने लगीं। मेक्सिको और नॉर्वे के कार्यकर्ताओं, वैज्ञानिकों और लोगों ने जहां उनके अवशेष आखिरी बार रखे गए थे, जूलिया के लिए एक सम्मानजनक दफन की मांग की। आखिरकार 2013 में सालों की कोशिशों के बाद जूलिया पस्त्राना को उनके जन्म स्थान मेक्सिको के सिनालोआ में दफनाया गया। उनका पुनर्दफन शोषण के खिलाफ एक जीत थी और उस जिंदगी के लिए एक सुकून का पल था जिसे इतने लंबे समय तक सम्मान नहीं मिला। जूलिया पस्त्राना की कहानी हमें याद दिलाती है कि तमाशे और पैसे के लिए अक्सर नैतिक सीमाएं पार कर ली जाती हैं। उनकी जिंदगी हालांकि शोषण से भरी थी, हमें अलग होने की हमारी समझ पर फिर से विचार करने के लिए कहती है। आज हम हाइपरट्राइकोसिस और जिंजिवल हाइपरप्लेजिया जैसी बीमारियों को अजीब नहीं बल्कि मानव शरीर की विविधता का हिस्सा मानते हैं। जूलिया की विरासत सहानुभूति, सम्मान और साझा मानवता के महत्व का एक प्रमाण है। उनकी कहानी याद करके हम भेदभाव को चुनौती दे सकते हैं, मतभेदों का जश्न मना सकते हैं और ऐसी दुनिया बनाने के लिए काम कर सकते हैं जहां हर व्यक्ति को वो सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं।